Hello dear students. So this is a video lecture in which I am going to explain the previous year's question papers from Punjab University. The chapter is thermodynamics. So first of all I am going to discuss what are extensive and intensive properties. So extensive properties are those properties which always depend upon how much matter is present in the system. ठीक है, तो extensive properties हमेशा depend करती हैं कि matter कितना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर इन विच इट विल डिपेंड, वेयर एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दे नेवर डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम. अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है, सपोज करो मास, वॉल्यूम, ये सब बेटा एग्जांपल है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास क्या जाता है, वी हैव अ टेम्परेचर, वी हैव अ डेंसिटी, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. अब देखो ये मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे है. सपोज करो कि मेरे पास एक 10 ml सब्सटेंस है. अब मैं अगर इसकी वॉल्यूम को डबल कर दूंगी तो मास भी क्या हो जाएगा, वहां पर डबल हो जाएगा. दैट मीन्स कि वहां पर जो प्रॉपर्टी है इट इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ द मैटर विच इज प्रेजेंट इन अ सिस्टम. अब सपोज करो अगर इसी अमाउंट को मैंने जब डबल किया तो क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं. टेम्परेचर अगर उस सिस्टम का पर्टिकुलर टेम्परेचर सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो डबल करने पर भी 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. तो दैट मीन्स इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड अ पाथ फंक्शन. बेटा देखो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं. स्टेट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच ऑलवेज डिपेंड अपॉन द इनिशियल स्टेट एज वेल एज द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. दे नेवर डिपेंड हाउ दिस स्टेट हैज बीन अटेन्ड. ठीक है, ये हमेशा सिर्फ डिपेंड करेंगे इनिशियल एंड अ फाइनल पोजीशन ऑफ सिस्टम पे. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास इंटरनल एनर्जी है या हमारे पास एंथैल्पी चेंज है एटसेट्रा, इनको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस. whereas path functions are those functions whose values depend only upon the initial as well as final, but they also depend upon how this state has been attained. That means कि they will depend upon the path of the system also, right? तो suppose करो यहाँ पर Q and W, बेटा ये दोनों path functions होते हैं. And this question has been asked कि if internal energy is a state function, then Q plus W is also a state function, but Q and W they are path functions. Why so? इसलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि डेल्टा U is equal to Q plus W. Where is delta U is what? It is a state function, right? और अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूं Q is equal to, it becomes delta U minus W, right? In that case it will become what? It will become एग्जैक्ट डिफरेंशियल. देखो जो भी हमारे पास स्टेट फंक्शंस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वेयर एज पाथ फंक्शंस आर व्हाट, दे आर ऑलवेज इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल. सो सम Q plus W is always equal to state function, but Q and W independently they were always known as what, they are known as path functions. Okay, now the next one is, so now the next question, what is the first law of thermodynamics? इसको टू डिफरेंट फॉर्म्स में हमें बताना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को. सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट स्टेट्स दैट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो इसके अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना. सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. वी कॉल इट एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अगर हम इसकी डेरिवेशन देखें, सो सपोज करो हमारे पास एक सिस्टम है. अगर मैं इस इक्वेशन को डिराइव करूं, लेट वी हैव अ सिस्टम एंड दिस सिस्टम हैड एब्सॉर्ब्ड सम एनर्जी Q, राइट. इनिशियली इट हैज इंटरनल एनर्जी U1 and it has done some work, that is W, and energy absorbed by it is Q. Then now the change in internal energy which will be observed is sum of all these three factors, and we can write U2 minus U1 is equal to Q plus W, or we can write here delta U is equal to Q plus W. It is a derivation of a first law of thermodynamics. और इसको हम दो फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं. Another form is what? That is delta U is equal to what? Q. Or we can write here, if work done on the system, then we write is Q is equal to delta U is equal to Q plus P delta V. We can write like this also if work is done on the system. ठीक है. So this is the next question. The first question extensive intensive properties. Next one state functions and path functions. So many times it is asked कि Q and W
they are path functions but their sum is always equal to delta u and it is a state function. ठीक है ना? So we know that there if we add these two path functions they become equal to delta u which is a state function. That is why u plus w sum is also equal to a state function, and it is the first law of thermodynamics and its statement in two different forms. So you can write energy can neither be created nor be destroyed, and energy of the universe is always constant, and it is its derivation. Okay. So on the basis of first law of thermodynamics, this is a numericals which was asked. So that is, I want to calculate here delta U according to first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. यहाँ पर हमें बस जो ध्यान रखना है वो हमें sign conventions का ध्यान रखना है. Here the heat is absorbed by the system. So Q here is in Q here will be positive and the work is done here by the system क्योंकि it is a expansion. So यहाँ पर जो value बनेगी that will be minus P delta V हम use करेंगे. P कितना दिया हुआ है 1.110 into volume 4 liter to 1 liter. तो change कितना है V2 minus V1 करोगे ना तो that is 4 minus 1 it will be 3 liters. So this will be work done, right? So यहाँ पर अगर सबकी values put करेंगे delta U is equal to plus 150 joules. ओके वर्क नाउ माइनस में आएगा यहाँ पे. ठीक है. सो माइनस 1.10 into 3. So that will be the change in internal energy for that particular system. Okay. So the next question is define heat capacity. So heat capacity is a amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree. We call it as a heat capacity, and heat capacities are of two types, that is a CP and a CV, where CP is a heat capacity at constant pressure whereas CV is a heat capacity at a constant volume. और अगर मैं heat it is at a constant pressure, it is at a constant volume. और अगर मैं सिर्फ heat capacity को define करना चाहूँ, it is equal to the amount of heat required to raise the temperature. So it is divided by change in temperature. or And for a very small change, C can also be written as dq by dt. Okay, we can represent it like this also. Okay, this is for a very small change in the heat capacity value. Okay, now I have to derive the expression for CV and CP. So first of all, I am going to derive an expression for a CV. ठीक है, that is a heat capacity at a constant volume. Now first law of thermodynamics से हमें पता चलता है dq is equal to du plus p dv. Now what I will do, differentiate this equation with respect to temperature, then we get du plus p dv है ना. इस पूरी को भी हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, टेम्परेचर करना है. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम. नाउ फर्दर आई कैन नाउ राइट हियर dqv by dt is equal to du by dt. This is at a constant volume. So the next one is a p dv by dt, as it is at a constant volume. So this whole term will be equal to what, 0. And we knew that from this expression dq by dt is equal to what, it is equal to c because it has a constant volume. So I need to write here cv, that will be equal to du by dt at constant volume. So this is the first expression. So cv is equal to du, change in internal energy with temperature at constant volume is known as cv. Now I will solve for cp. Now I will explain it for cp. Okay, तो Cp के लिए भी सेम हम यहीं से शुरू करेंगे. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी नो दैट dq is equal to du plus pdv. Now it is at a constant pressure. So first of all I will differentiate this whole equation with respect to what, with respect to temperature. That will be equal to du by dt. सेम वही स्टेप्स ले रहे हैं जो भी हमने पहले किए थे, कुछ भी चेंज नहीं है. p dv by dt, बट नाउ दिस टर्म इज फॉर कांस्टेंट व्हाट, यहाँ पर हम जो ले रहे हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं. ठीक है ना. नाउ फर्दर आई कैन राइट इट एज dq बाय dt. अभी चाहे हम यहाँ पे प्रेशर अभी नहीं मेंशन करते, अभी पहले मैं जरा इनको टर्म्स को जरा सेपरेट कर लेती हूँ. ठीक है. नाउ दैट विल बी इक्वल टू du बाय dt प्लस p dv बाय dt.
Okay, now also enthalpy equation is H is equal to U plus PV. अब इस एक्सप्रेशन को भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर देते हैं डिफरेंशिएट. इट विल बी dH by dt इज इक्वल टू du by dt प्लस p dv by dt. ओके, सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं टर्म्स वो इक्वल हैं, तो दैट मीन्स कि dq by dt at constant pressure, now I can mention here, it will be equal to dH upon dt at constant p. और मुझे पता है dq by dt किसके इक्वल होता है, हीट कैपेसिटी. सो हीट कैपेसिटी at constant pressure will be equal to dH dt upon p. So this is the expression. Okay, now the next is the relationship between Cp and Cv. We know that enthalpy equation is H is equal to U plus Pv. अब इस पूरी equation को हम differentiate करते हैं with respect to temperature, then it will become dH by dt is equal to du by dt plus delta Pv by dt. ठीक है, and we know that further that is dH. चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. that is dH by dt is equal to du by dt plus डेल्टा की जगह पे हम यहाँ पर जो डाल सकते हैं because we know that PV is equal to RT. PV is equal to आइडियल गैस इक्वेशन है ना, PV इज इक्वल टू RT. तो PV की जगह पे RT लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा RT dt, है ना. सो यहाँ पर फर्दर अगर हम इसको करेंगे तो दैट विल बी, और यहाँ पे मुझे सॉरी डेल्टा का साइन डालना था ना, तो यहाँ पे यही रहेगा साइन हमारे पास. ठीक है, तो R तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो dH by dt की जगह पे आई कैन राइट व्हाट, अभी हमने प्रूफ किया था, इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ Cp. du by dt की जगह पे लिख सकते हैं Cv, और ये dt तो कॉमन हो जाएगा, कट जाएगा आपस में, और R तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस R. so that means what, that means Cp minus Cv is equal to what, it is equal to R. so this is a expression. Okay, One. now the next question is what is Joule's law. so according to Joule's law, the change in internal energy by change in volume at constant temperature is always equal to 0. this is Joule's law. Okay, so I now want to derive this equation. how can I derive this equation? I know that U is a function of what, it is a function of a volume and a temperature, right. so अगर मैं इसके differential form में लिखूं, I can write it as du dv at constant temperature dv plus du by dt at constant volume dt, right. because this process is carried out, है ना. ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो वी विल राइट du भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, और dt भी क्या हो जाएगा, dt विल हियर ऑल्सो इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो टर्म है, ये टर्म पूरी क्या बन जाएगी, du by dt था ना, ये टर्म यहाँ पे डिफरेंशियल लिया था, तो सॉरी मुझे यहाँ पे भी du लिखना था. ठीक है ना, तो ये पूरी टर्म 0 बन गई, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म भी क्या बन जाएगी, 0. सो आई लेफ्ट विद व्हाट, आई लेफ्ट विद du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर dv इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखना है, देयर इज अ एक्सपेंशन. सो एक्सपेंशन के केस में हम dv को तो 0 नहीं कर सकते. सो इन दैट केस du dv at constant temperature will be equal to 0. so this is the expression for the Joule's law. Okay, now the next question is a Joule-Thomson effect. so what is a Joule-Thomson effect? according to this effect, if a real gas, ठीक है, हमने यहाँ पे real gas ले रहे हैं, और keep this in mind, Joule's law में we always टेक आइडियल गैस. ठीक है, यहाँ पर हमने लेना है रियल गैस. सो अगर किसी भी रियल गैस को, इफ एनी रियल गैस इट इज एडियाबेटिकली एक्सपेंडेड एट अ सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, थ्रू अ पोरस पाइरेटेशन,
ठीक है, into a low temperature region, a low pressure region, it always does cooling. So मैंने आपको क्या बोला कि अगर सपोज करो एक रियल गैस है जिसको हम क्या करवा रहे हैं, एडियाबेटिकली एक्सपेंड करवा रहे हैं into a region of a low pressure through a partition, porous partition, okay, then this gas will always show what? It will always show a cooling effect. We call it as a Joule-Thomson effect. तो वहाँ पे इस गैस का क्या हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा जब वो एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रही है. तो अब हम इसको शो करेंगे कि क्या ये आइस इंथैल्पिक प्रोसेस भी है कि यहाँ पर क्या इंथैल्पी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस प्रोसेस में. सो लेट चेक इट आउट मैथमेटिकली. So we know that from our first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. क्योंकि ये adiabatic expansion है तो Q will be 0. So delta U will be equal to W. अगर आप यहाँ पे डायग्राम भी बनाना चाहते हो ना इसका, तो डायग्राम क्या है, सपोज करो यहाँ पर एक इंसुलेशन है, there is also इंसुलेशन, और हमने इसके बीच में क्या देना है, एक पोरस पार्टीशन देना है ताकि गैस मूव कर सके. यहाँ पर हमारे पास क्या है, पिस्टन A है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पिस्टन B है. सो सपोज करो ये सिस्टम क्या है, P1 V1 T1, और यहाँ पर क्या है P2 V2 T2, ठीक है ना. सो अब यहाँ पर क्या है कि इनिशियली द वर्क डन इज ऑन द सिस्टम, ठीक है. सपोज इन हियर इन पिस्टन A द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो W क्या लिखोगे, W लिखोगे प्लस P1 V1. और सेकेंड केस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन यू विल राइट हियर माइनस P1 P2 V2. Now the net work done here is what? Net work done. दोनों वर्क डन को ऐड कर दो, इट विल बी अ नेट वर्क डन, है ना. सो कैन आई राइट हियर P1 V1 माइनस P2 V2. So suppose this equation is what? 1, this equation is 2. इस इक्वेशन को 2 को 1 में पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा डेल्टा U इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2. और डेल्टा U किसके इक्वल होता है, U2 माइनस U1, स्टेट फंक्शन है ना ये. तो P1 V1 माइनस P2 V2. अब क्या करो, U1 वाली टर्म्स को 1 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो और U2 वाली टर्म्स को भी. तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा U1 प्लस P1 V1, और ये क्या बन जाएगा U2 प्लस P2 V2. और ये टर्म्स किसके इक्वल होती हैं, H2 is equal to H1. So there is a no enthalpy change. So it is a isoenthalpic process also, and it is applicable for the real gas which is adiabatically expanded at a certain pressure through a porous partition into a low pressure region. Then it will always show what? It will always show cooling effect. So the next question is a Joule-Thomson coefficient. अब देखो ये Joule-Thomson coefficient क्या है. अभी हमने क्या पढ़ा कि हम गैस को adiabatically क्या करवा रहे हैं, एक्सपेंड करवा रहे हैं through a porous partition. So बेटा these gas will always depend upon temperature and pressure. It depends upon temperature and pressure. जब भी हम गैस को adiabatically expand करवाएंगे through a porous partition, it will depend upon temperature and pressure. And this change in temperature with decrease in pressure by decrease of 1 atmospheric pressure at constant enthalpy is always equal to Joule-Thomson coefficient. तो Joule-Thomson coefficient हम ऐसे मेंशन करते हैं, ठीक है. अब ये जो Joule-Thomson coefficient है, अगर इसकी वैल्यू आ जाए 0, if its value is 0, that means कि gas will not show any cooling or a heating effect. Okay, so no cooling or heating. Second, if nu is a positive, that means कि show cooling effect. And if nu is a negative, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, it will show heating effect. Okay, we call it as what? We call these are the Joule-Thomson coefficient. Now what is the inversion temperature? बच्चे inversion temperature पे याद रखना, हमेशा जो न्यू की वैल्यू है ना, ये Joule-Thomson coefficient की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है. इट मीन्स कि एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर ड्यूरिंग अ Joule-Thomson coefficient there will be a no cooling or no heating effect. There is a no cooling effect when gas is expanding adiabatically through a porous partition. This is a particular temperature during the experiment. When nu will become equal to 0, we call it as a inversion temperature. Now we will do the relationship between the Joule-Thomson coefficient and enthalpy.
So now the relationship between both these terms, here we know that जो h है it is a function of a temperature and pressure and its differential will be equal to dh dt at constant pressure dt plus dh dp at constant temperature dp, because we know that here the process is what, isoenthalpic. तो यहाँ पर dh क्या हो जाएगा, dh here will be equal to 0 as the process is enthalpy. So this equation now reduced to 0 is equal to dh dt at constant p dt plus dh dp at constant t dp. अब इस पूरी टर्म को हम कर देते हैं डिवाइड बाय dp. अगर मैं इसको dp से डिवाइड करती हूँ, देन दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू dh dt at constant p dt dp plus dh dp constant t. फर्दर इट इज इक्वल टू 0. अब इस पूरी टर्म को अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ तो ये बन जाता है dh dt, क्योंकि कांस्टेंट एंथैल्पी भी है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे h. इट विल बी dt dt h इज इक्वल टू dh dp कांस्टेंट टेम्परेचर. dh बाई dt किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू cp. ठीक है, और dt बाई dp हम अभी करके आए, इट इज अ जाउल थॉमसन कोफिशिएंट के इक्वल होता है. जाउल थॉमसन कोफिशिएंट इज इक्वल टू dh dp एट कांस्टेंट t. और फर्दर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, द होल टर्म विल बिकम इक्वल टू न्यू जाउल थॉमसन कोफिशिएंट इज इक्वल टू -1 बाय cp dh dp at constant temperature. So this is the derivation. Okay, so the next question is we need to prove that is Joule-Thomson coefficient for an ideal gas is equal to 0. इसको मैं इसी एक्सप्रेशन से शुरू करती हूँ, that is nu is equal to -1 by cp, और हमने यहाँ पे क्या किया था, that is dh dp at constant temperature, है ना. Now we know that h is equal to u plus pv. तो यहाँ पर इस इक्वेशन को पुट करते हैं h की जगह पे, that is -1 by cp, और h की जगह पे क्या लिखो, that is d u plus pv upon dp at constant temperature. ठीक है, now further -1 by cp, इसको ज़रा सा हम और एक्सपेंड करें, इट विल बी du by dp प्लस d pv by dp. ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर. नाउ फर्दर -1 by cp, इस टर्म को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं v से, तो du dv इंटू dv by dp प्लस d pv dp at constant t, this one. ठीक है, अब याद रखना for ideal gas du by dv is always equal to 0. ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. एंड ऑल्सो वी नो दैट फॉर आइडियल गैस इक्वेशन pv इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो ये भी 0, ये पूरी टर्म भी 0 होगी, और pv भी क्या है, कांस्टेंट है. तो दैट मीन्स कि दिस Joule-Thomson coefficient for ideal gas is equal to 0. So this is the derivation. Now the next question is to calculate W, Q, delta U, delta H for the isothermal reversible expansion. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे W. W हमें पता है whenever there is a expansion it is always equal to -P delta V, और we can write अगर there is a small change, हम यहाँ पे डेल्टा की जगह पे क्या यूज करते हैं, D यूज करते हैं. और बच्चों एक चीज को याद रखना, this question has been also asked
कि at what condition the maximum work is done. So whenever there is a isothermal reversible expansion, the maximum work is done. याद रखना, there should be a isothermal reversible expansion for the maximum work to be done. So W is equal, and this is that equation, W is equal to minus P dV. अब इस इक्वेशन को अगर मैं करूं डिफ्रेंशिएट तो कैन आई राइट P dV, लिमिट्स देंगे यहाँ पे V1 से V2 and we know that PV is equal to what? PV is equal to nRT, or for 1 mole we can write PV is equal to RT. So I can write here PV is equal to nRT by P. V, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं. W will be equal to माइनस, तो यहाँ पर आपके पास R और T को हम ले लेते हैं बाहर. वी लेफ्ट विथ dV by V, और यहाँ पे लिमिट हमने V1 से कहाँ तक देना है? V2 तक देना. इट विल बी माइनस RT ln. जब इसको सॉल्व करोगे क्या बनेगा? V2 by V1 है ना. और इसको नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 RT log V2 by V1. So this is a work done. Similarly, if I want to calculate Q, बिकॉज यहाँ पर आपके पास क्या है, चलो पहले हम जरा डेल्टा यू और डेल्टा एच फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर मैं क्यू पर आती हूँ, क्योंकि ये क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू इज ऑलवेज इक्वल टू 0. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ अ टेम्परेचर ना. जब टेम्परेचर 0 हो गया तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? 0. एंड फर्दर आई नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, लिख सकते हैं ऐसा. और डेल्टा यू प्लस डेल्टा, इसकी जगह पे क्या कर दो? इसकी जगह पे कर दो nRT. अब क्योंकि डेल्टा यू भी क्या है? 0 है. टेम्परेचर भी क्या है? वो भी क्या है? 0 है. तो डेल्टा एच भी क्या बन जाएगी? डेल्टा एच भी बन जाएगी 0. सो डेल्टा यू भी 0, डेल्टा एच भी 0, एंड W इज इक्वल टू दिस. Now from first law of thermodynamics we know that delta U is equal to Q plus W. अब delta U तो क्या हो गया? isothermal reversible expansion के लिए 0, तो Q will be equal to minus W और W will be equal to minus Q. तो जो यहाँ पर आपने W का एक्सप्रेशन निकाला था, that will be expression for minus Q, that is minus 2.303 RT log V2 by V1. नेगेटिव टर्म्स दोनों तरफ से कट जाएंगी हमारे पास. So these are the 4 expressions. Now the same parameters I am going to explain for the adiabatic reversible expansion. For the adiabatic expansion we know that Q is always equal to 0. So delta U is equal to Q plus W. So delta U will become equal to W, and it is expansion. So we know that delta U is equal to minus P delta V. And if there is a very very small increase in the volume, so I can write it equal to du is equal to minus P dV, है ना. So du is always equal to work done. अब now further we know that du is equal to what? Du by dt is equal to Cv. So I can write du here is equal to Cv dt. इन दोनों टर्म्स को हम इंटीग्रेट करें फ्रॉम u1 टू u2, और इसको भी कर दो t1 से t2. तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा u2 माइनस u1 इज इक्वल टू Cv t2 माइनस t1. और आई कैन राइट हियर डेल्टा u इज इक्वल टू Cv t2 माइनस T1. और अभी हमने देखा फॉर द एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क. सो वर्क इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1. ये आपको डिराइव करने के लिए पूछा गया है कि प्रूव दैट W इज इक्वल टू Cv T2 माइनस T1. तो यहीं से हम इसको भी डिराइव करके दे सकते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट वन हियर इज द कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा H. तो जरा डेल्टा H को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. We know that what? We know that H is equal to U plus PV. So that means that delta H will be equal to delta U plus delta PV, and we can write delta H is equal to CV. डेल्टा टी कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा लिया हुआ है ना, प्लस और पीवी की जगह पे क्या नहीं, राइट हियर nRT. फर्दर अगर सपोज नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो CV डेल्टा टी प्लस R को तो बाहर ले लो और यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास डेल्टा टी. सो फर्दर आई कैन राइट CV और यहाँ पर प्लस आपके पास क्या है R. डेल्टा टी को हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं डेल्टा टी को हम
कांस्टेंट ले लेते हैं एंड वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू सी वी प्लस आर इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, और आई कैन राइट हियर सी पी T2 minus T1. So this is the expression for a delta H when there is a adiabatic reversible expansion. So the next case is the relationship between temperature and volume for the reversible adiabatic process. अब we know that du is equal to what? It is equal to dq plus dw. एक चीज को याद रखना क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शंस होते हैं तो इनके आगे हम d नहीं, हम ऐसा साइन डालते हैं. प्रॉपर d हम तब डालेंगे अगर कोई स्टेट फंक्शन होगा, पर ये तो पाथ फंक्शन है. तो कैन यू नोटिस मैंने यहाँ पे डी नहीं डाला, कभी बुक में भी चेक कर लेना, ठीक है ना. सो इट शोज कि दे आर पाथ फंक्शंस. एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वी नो दैट डी क्यू इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि डी यू विल बी इक्वल टू डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू माइनस पी डी वी. फर्दर आई नो दैट डी यू इज इक्वल टू वट, इट इज इक्वल टू सी वी डी टी. ठीक है. नाउ फर्दर आई कैन राइट हियर सी वी dt इज इक्वल टू माइनस, क्या मैं p की जगह पे लिख सकती हूँ, बिकॉज pv इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू rt. तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ p की जगह पे rt बाय v dv, राइट. सो फर्दर आई कैन राइट cv dt बाय t इज इक्वल टू माइनस r, और यहाँ पे हम कर सकते हैं dv बाय v. अगर मैं इन टर्म्स को क्या करूँ, यहाँ पर इसको मैं इंटीग्रेट करूँ. यहाँ पर अगर मैं लिमिट्स ले लूँ t1 से t2 तक, और यहाँ पर ले लो आप v1 से. पहले तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, है ना. मैं इसको बाद में करती हूँ ज़रा इंटीग्रेट. ज़रा हम इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करते हैं. यहाँ पर था dt बाई t, और यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास था टर्म दैट वाज dv बाई v एंड दैट इज इक्वल टू cv dln t एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस r dln v. अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम कर देते हैं इंटीग्रेट, इसको कर दो t1 से t2 तक और इसको कर दो v1 से v2 तक. तो ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट हियर व्हाट, आई विल गेट हियर cv ln, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा t2 बाई t1, और ये बनेगा माइनस r, और ये आपके पास क्या बन जाएगा ln v2 बाई v1. ठीक है. फर्दर आई कैन राइट हियर व्हाट, आई कैन डू cv ln t2 बाई t1, तो यहाँ पर कर देते हैं इसको प्लस r में कन्वर्ट कर देते हैं r ln, तब ये बन जाएगा v1 बाई v2. ठीक है. मैं ज़रा ऊपर से इरेज कर देती हूँ, मैं इसी को आगे ऊपर कंटिन्यू कर रही हूँ. ठीक है, इक्वेशन को. सो फर्दर हमारे पास क्या बनेगा, मैं यहाँ पर r की जगह पे लिख सकती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं cv ln t2 बाई t1 इज इक्वल टू r की जगह पे क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे cp माइनस cv इज इक्वल टू ln v1 बाई v2. अब पूरी इक्वेशन को हम cv से डिवाइड कर रहे हैं. अगर मैं cv से डिवाइड करती हूँ तो क्या ये बन जाएगा ln t2 बाई t1 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, ये तो बनेगा cp बाई cv माइनस 1, है ना. और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास ln v1 बाई v2. ये मुझे कब मिला, बाई डिवाइडिंग दिस इक्वेशन. यहाँ पे लिख दो डिवाइड बाय cv, तो मुझे ये मिलेगा. ठीक है ना, ये वाली टर्म मिल जाएगी. नाउ फर्दर कैन आई राइट इट लाइक दिस ln t2 बाय t1. नाउ आई नो दैट cp बाय cv इज ऑलवेज इक्वल टू गामा. ठीक है ना. सो यहाँ पर हम यहाँ पर डालेंगे गामा माइनस 1 ln v1 बाय v2, और आई कैन राइट ln t2 बाई t1 इज इक्वल टू ln v1 बाई v2. इस टर्म को हम यहाँ पे कर दें गामा माइनस 1. अब क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम अगर इस इक्वेशन का लें तो एंटी लॉगरिथम क्या बनेगा, वो बनेगा t2 बाई t1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 गामा माइनस 1, और वी कैन राइट t v gamma minus 1 is equal to constant. So this is a relationship between a temperature and volume for the reversible adiabatic process. Now we will do the next relationship. Now the next one is a relationship between temperature and pressure. अभी हमने ये
कैलकुलेट किया था T2 बाई T1 इज इक्वल टू दिस टर्म। अब हमें पता है दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू RT1 और P2 V2 इज इक्वल टू RT2। तो मैं क्या यहाँ पर लिख सकती हूँ V1 इज इक्वल टू T1 बाई P1 और V2 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ V2 की जगह पे आई कैन राइट T2 V2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस टर्म को पुट करूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 की जगह पे करो T1 P1 और V2 की जगह पे क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे T2 T2। दैट होल टर्म विल बी इक्वल टू गामा माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ T2 बाय T1 गामा माइनस 1। ऐसा करने से क्या होगा, अगर हम पूरी टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड्स को ही, तो यहाँ पर हमें मिलेगा T2 बाय T1, इसको किससे मल्टीप्लाई किया T2 T1 गामा माइनस 1 से। सिमिलरली उस पूरी टर्म को भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे दैट वाज T1 P1 इंटू P2 T2 गामा माइनस 1। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें T2 बाई T1 गामा माइनस 1 से। ऐसा करने से क्या होगा, ये टर्म रिड्यूस हो जाएगी T2 बाई T1 गामा में और यहाँ पर ये पूरी टर्म कैंसल आउट, वी लेफ्ट विथ P2 बाई P1 गामा माइनस 1। और फर्दर आई कैन राइट, मैं अगर इसको चेंज करूँ P1 बाई P2 कर दूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 माइनस गामा दैट इज T2 बाई T1। अब फर्दर क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई दिस टर्म्स बाय द 1 बाय ये गामा का जो रूट है ना, इसका मुझे लेना है यहाँ पर, तो दैट मीन्स कि इट विल बी 1 गामा रूट ऑफ दिस, तो इट विल बी दैट मीन्स की मुझे से 1 बाय गामा से डिवाइड करना है। यहाँ पर क्या बनेगा P1 बाई P2, ये भी इसको भी ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस गामा बाई गामा से। तो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ T2 बाई T1 विल बी इक्वल टू P1 बाई P2 दैट इज 1 माइनस गामा बाई गामा एंड फर्दर आई कैन राइट T2 यहाँ पर क्या है 1 माइनस गामा बाय गामा इज इक्वल टू T1 क्या है, ये भी 1 माइनस गामा बाय गामा और आई कैन राइट हियर TP 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड pressure. Now I will do the next relationship. So next one is a relationship between a volume and a pressure. अभी तो ये हमने प्रेशर के लिए निकाला, टेम्परेचर के लिए भी अभी वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1 माइनस गामा। ये अभी अभी हम यहाँ पर इसको भी प्रूफ कर कर आए हैं, ठीक है ना। सो 1 माइनस गामा आई थिंक इट वॉज गामा माइनस 1 है ना, अभी हमने ये प्रूफ किया था। तो इन दोनों टर्म्स को हम कोरिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आई कैन राइट हियर P1 P2 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू V1 बाय V2 और यहाँ पर आपके पास क्या है टर्म गामा माइनस 1 है। अब यहाँ पर भी अगर इसका रूट ले लिया जाए, देयर इज अ, मैंने इसको V1 बाई V2 के टर्म में यहाँ पर लिखा है ना, अगर मैं इसको, मेरी इक्वेशन इजी हो जाएगी अगर V2 बाई V1 कर दिया जाए, है ना, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, बिल्कुल मैं इसके इक्वल ले आती हूँ 1 माइनस गामा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 1 माइनस गामा रूट लेंगे। 1 माइनस गामा रूट लेने से क्या होगा, ये बन जाएगा P1 P2 दैट इज 1 माइनस गामा। तो 1 माइनस गामा रूट लिया है ना, तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यू लेफ्ट विथ 1 बाय गामा इज इक्वल टू, इस साइड पे भी हम लेंगे 1 बाय गामा रूट, तो 1 बाय 1 टू V2 बाय V1 क्या बन जाएगा, वो तो 1 बाय गामा, 1 माइनस गामा 1 माइनस गामा से क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ फर्दर आई कैन डू, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशंस के टर्म पे 11th इसकी गामा का पावर ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा P1 P2। तो यहाँ तो 1 माइनस गामा इंटू गामा, गामा यहाँ से क्या हो गया, कट गया, और यहाँ पर क्या मिलेगा V2 बाई V1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। ये हम कैसे लेंगे, जब हम इसकी पावर को रेज करेंगे बाय गामा, बाय रेजिंग द पावर विद गामा। आपने इसकी पावर को गामा से रेज कर दिया, ठीक है। तो हियर यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, और वी कैन राइट PV गामा 1 लिखेंगे, है ना, इट इज इक्वल टू नाउ कांस्टेंट। So this is the next derivation for the adiabatic processes. So the next question is a comparison between isothermal and adiabatic expansion. अभी हम ये दोनों equation solve कर चुके हैं. We know that for the isothermal expansion we write always PV is equal to constant, or this is for what? This is for the isothermal. And for adiabatic we write हमेशा गामा की पावर देते हैं ना, it is equal to constant. This is for the adiabatic process, ठीक है। अब हम पहले आइसोथर्मल के लिए क्या कर रहे हैं, we know that PV is equal to constant। अगर इसको डिफरेंशियल फॉर्म में करें तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे P dV प्लस V dP is equal to what, is equal to 0, क्योंकि कांस्टेंट होता है ना, मैंने इसका डिफरेंशियल लिया है, ठीक है, इसे डिफरेंशिएट किया है। सो फर्दर आई कैन राइट दैट इज P dV is equal to minus V dP, or I can write here that is dV by dP is equal to, नहीं हम यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं, P के भी रिस्पेक्ट करते हैं, P by V is equal to minus dP by dV। ये हमने किसके लिए निकाला, आइसोथर्मल के लिए। सिमिलरली हम एडियाबैटिक इक्वेशन को भी अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा that is V gamma dP plus gamma P V gamma minus 1 dV is equal to 0, or further we can write it as, we can write it V gamma dP is equal to what, minus gamma PV alpha minus 1 dV, and further we can write it as V gamma dP is equal to what, it will be equal to minus gamma P dV, ठीक है। सो फर्दर हम इसको जो कर सकते हैं, थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गामा नहीं आना था, थोड़ा सा और इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ पे dP और dV वाले टर्म्स को इकट्ठा ले आऊँ, दैट इज dP by dV is equal to minus gamma P by V। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ पर ले आऊँ, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स क्या है, dP dV, अगर मैं इसको A मानूँ और इसको B मानूँ, है ना, ये दोनों टर्म्स के बीच में सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ गामा का डिफरेंस है। तो दिस इज अ कंपैरिजन। अगर मैं इसको ग्राफिकली भी करूँ, आपको पेपर में आ जाता है कि इसको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को, तो एक तरफ आप क्या करोगे P, एक तरफ आप लोगे क्या, प्रेशर, एक तरफ वॉल्यूम लोगे, ठीक है। और वी नो दैट कि प्रेशर वॉल्यूम का आपस में रिलेशनशिप क्या है, दिस इज फॉर द आइसोथर्मल ग्राफ, एंड सेम रिलेशनशिप इज फॉर द, ऑब्वियसली ग्राफ ऐसे ही रहेगा, एडियाबैटिक कंडीशन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द ग्राफ्स, है ना। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ P बाई V किसके, ये dP बाई dV किसके इक्वल है, इस ग्राफ के स्लोप के इक्वल है ना। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन A we can write down slope is equal to what, minus P by V, and from equation B से भी क्या आ रहा है आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन B आप देख सकते हो, है ना, slope is equal to what, it will be equal to minus gamma P by V। अब आप इन दोनों के स्लोप्स को आपस में कर दो डिवाइड, है ना, स्लोप ऑफ B, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक divide by slope of that is isothermal,
So that will be equal to what, ये कट जाएंगी ना टर्म्स, ये सब कट जाएगा, you left with only this gamma, and this gamma is what, this gamma is a coefficient, है ना, for the adiabatic process it is a coefficient, its value is always equal to what, its value is always equal to Cp by Cv. ठीक है, अभी हमने जितना भी करा है इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल हमने पहले सॉल्व किया था, 2 टाइप्स के और न्यूमेरिकल्स हैं, बस ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो अभी हम उन दोनों न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज देन ऑल अबाउट ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन, which are in a PU examinations. Okay, so the numerical is, we need to calculate the work done during the isothermal reversible expansion. We know that for the reversible isothermal expansion वर्क डन क्या है, दैट इज -2.303 RT log ऑफ P2 by P1, है ना. दिस वाज द एक्सप्रेशन, और अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करेंगे. सॉरी, यहाँ पर P1/2 है ना, वॉल्यूम था V2/V1, तो अब सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो. -2.303 आर की वैल्यू क्या लोगे आप लोग यहाँ पे 8.314. टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस. तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 273 प्लस 27, ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर है, और इनटू लॉग ऑफ क्या करना है, P1 आपके पास कितना है, 10 एटमॉस्फेयर, P2 आपके पास क्या है, 1 एटमॉस्फेयर. ये तो log 10 की वैल्यू तो 1 बन जाएगी, एंड दिस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू योर वर्क डन. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, सो इन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली, अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स. हमें फाइंड आउट करना है टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पर मेरे पास STP कंडीशंस हैं. STP कंडीशंस पे हमेशा टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, और वॉल्यूम कितना लेते हैं, दैट इज 22.4 लीटर्स लेते हैं. ठीक है, अब करना है कि जब वॉल्यूम क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है एडियाबैटिकली, ये T1 V1 ले लो, है ना, और V2 कितने 10 लीटर्स है यहाँ पर, और टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है. तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या निकाल सकती हूँ, रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ. अभी ये हम कर भी आए थे, तो ये क्या है रिलेशनशिप, that is for the adiabatic process, T1 V1 gamma -1 is equal to T2 V2 gamma -1. टेम्परेचर कितना है, केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा. वॉल्यूम कितना है यहाँ पर आपके पास, 22.4, इसकी पावर कितनी है, 1.41 -1, है ना. तो ये 0.41 रह जाएगा, इज इक्वल टू what, 1.41 है ना, यस, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू T2 मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है इन्होंने 10 लीटर्स, और यहाँ पर भी क्या करोगे, 1.41 -1. यहाँ से सबसे पहले आप वैल्यू करोगे कैलकुलेट T2 की. सपोज करो वैल्यू आपके पास आ गई है, इसको आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर माइनस करोगे तो 0.41, वहाँ पे भी क्या बनेगा, 0.41, और ऑब्वियसली यहाँ पे पावर है 0.41 की, इसको लॉगरिथम से हम सॉल्व करेंगे, है ना. ये हमने पिछले साल सीखा हुआ है, रेज टू पावर्स को हमें कैसे सॉल्व करना है. अगर मैं लॉगरिथम ले लेती हूँ तो यहाँ पे प्लस का साइन भी आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो 1.41 वैल्यू 0.41 वैल्यू है वो लॉग लेने के बाद क्या हो जाएगी आगे, इसे लॉगरिथम से सॉल्व करोगे. ठीक है ना, एंड दिस विल बी T2 इज इक्वल टू x. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पर प्रेशर. अब PV इज इक्वल टू nRT है हमारे पास. ठीक है, P आपके पास कितना है ये मुझे फाइंड आउट करना है, इसको P रहने दो. वॉल्यूम कितनी है, दैट इज 10 लीटर्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2. R की वैल्यू यहाँ पर आप लोग 0.821, और टेम्परेचर तो अभी आप यहाँ से जो निकालोगे वो x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना. ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अ प्रेशर 0.0821 होती है ना, 0.0821. तो यहाँ से आपके पास क्या निकल जाएगा, प्रेशर. तो ऐसे करेंगे हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व. ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं, बस अब ये ध्यान में रखना, आपको टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप निकालना है, टेम्परेचर प्रेशर लगाना है. कौन सा है, अभी हमने तीनों वो ड्राइव करके भी देखे थे ना, तो उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने एग्जाम में
आ जाते हैं, तो होपफुली आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिलेगी. मोस्ट ऑफ द सिलेबस फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स वी हैड कवर्ड, एंड दीज आर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस which are very important for this year also. So thanks for listening and your patience.